शक्ति के 48 नियम, रॉबर्ट ग्रीन, बाय पुकू रीडर्स। नियम 43, दूसरों के दिल और दिमाग पर काम करें। विचार, बलपूर्वक दमन करने से एक प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है जो अंततः आपके खिलाफ काम करती है। आपको दूसरों को इस तरह प्रेरित करना चाहिए कि वे खुशी खुशी आपकी बताई दिशा में चल पड़ें। जिस व्यक्ति को आप इस तरह से फंसा लेते हैं वह आपका वफादार प्यादा बन जाता है। दूसरों को फंसाने का तरीका उनके व्यक्तिगत मनोविज्ञान और कमजोरियों से लाभ लेना है। उसके प्रतिरोध को नरम करने के लिए उनकी भावनाओं पर काम करें। उनकी प्रिय चीज़ों का वायदा करें और जिनसे वे डरते हों उनके बारे में आश्वस्त करें। अगर आप दूसरों के दिलो दिमाग को नज़रअंदाज करेंगे तो वे आपसे नफरत करने लगेंगे। 7 पिलर्स ऑफ विजडम बाय टी.ई. लॉरेंस द्वारा। शासन इंसानों को सिर्फ समूह के रूप में देखता था, लेकिन हमारे लोग समूह के बजाय व्यक्ति थे। हमारे राज्य हर व्यक्ति के मस्तिष्क के भीतर थे। शक्ति की कुंजी। शक्ति के खेल में आप ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं जो बिना स्वार्थ के आपकी मदद नहीं करेंगे, और अगर आप उन्हें मनचाही चीज़ नहीं दे पाएंगे तो इस बात की संभावना है कि आप उन्हें अपना शत्रु बना लेंगे, क्योंकि वे आपको सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति मानेंगे जो उनका समय बर्बाद कर रहा है। इस ठंडेपन से उबर चुके लोग वे कुंजी पा लेते हैं जो अजनबी के दिल और दिमाग का ताला खोलती है तथा उसे प्रलोभन देकर अपने पक्ष में लाती है। अगर ज़रूरी हो तो उन्हें मुक्का मारने से पहले नर्म बनाती है। जब लोग किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो उसके अनूठेपन को देखने के बजाय वे अपने ही बारे में बातें करते हैं और अपनी इच्छाएं तथा पूर्वाग्रह लादने के लिए उत्सुक होते हैं। अनजाने में ही वे एक गोपनीय शत्रु बना रहे हैं, क्योंकि इंसान को सबसे ज़्यादा गुस्सा इसी बात से आता है कि उसे नज़रअंदाज कर दिया जाए और उसके मनोविज्ञान को स्वीकार ही न किया जाए। याद रखें, लोगों को मनाने की कुंजी उन्हें ऊपर उठाकर नर्म करना है और फिर धीरे से नीचे लाना है। दो तरफा नीति अपनाएं, उनकी भावनाओं को हवा दें और उनकी बौद्धिक कमजोरियां से खेलें। इस बारे में सचेत रहे कि कौन सी चीज़ उन्हें बाकी लोगों से अलग करती है, उनका व्यक्तिगत मनोविज्ञान, और किस बात में वे बाकी लोगों के समान हैं, उनकी मूलभूत भावनात्मक प्रतिक्रियाएं। इन मूलभूत भावों पर निशाना साधें। प्रेम, नफरत, ईर्ष्या। जब आप उनके भाव जगा देंगे तो इसका मतलब यह है कि आपने उनके अंतर आत्मनियंत्रण को कम कर दिया है और अब वे आपकी बात मानने के लिए पहले से ज़्यादा तैयार हो चुके हैं। नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा जिन लोगों ने दुनिया को बदला है वे अपने लीडर्स को खुश करके नहीं बल्कि जनता को प्रेरित करके वहां पहुंचे हैं। लीडर्स को खुश करना चालाकी भरा तरीका है और इससे सिर्फ दोयम दर्जे के परिणाम मिलते हैं। बहरहाल, जनता को खुश करना एक महान काम है जिससे दुनिया का नक्शा बदल जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में जब टी.ई. लॉरेंस मध्य पूर्व के रेगिस्तानों में तुर्कों के खिलाफ लड़ रहे थे तो उन्हें अचानक दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्हें ऐसा लगा कि पारंपरिक युद्ध का मूल्य अब खत्म हो चुका है। पुराने किस्म का सैनिक समय की विशाल सेनाओं में गुम हो गया था, जिसमें उससे किसी बेजान पिद्दी की तरह आदेश दिया जाता था। लॉरेंस इसको पलटना चाहते थे। उनके लिए हर सैनिक का मस्तिष्क एक राज्य था जिसे उन्हें जीतना था। उनका मानना था कि मनोविज्ञान रूप से प्रेरित निष्ठावान सैनिक पिद्दी से ज़्यादा मेहनत और कुशलता से लड़ेगा। लॉरेंस का विचार आज की दुनिया में भी सही है। आज भी हम में से बहुत से लोग सत्ता के अलग थलग, गुमनाम और सत्ता के प्रति शक्की महसूस करते हैं, जो शक्ति के खुले खेल खेलते हैं और ज़्यादा प्रतिकूल व खतरनाक शक्ति उत्पन्न करते हैं। लक्ष्य का पीछा करते समय अपने समर्थकों का इस्तेमाल बेजान पिद्दियों की तरह न करें। इसके बजाय उन्हें उस लक्ष्य की प्राप्ति का विश्वास दिला दें और रोमांचित कर दें। ऐसा करने के लिए आपको उनके व्यक्तिगत मनोविज्ञान से निपटना होगा। यह सोचने की गलती कभी न करें कि जो रणनीति एक व्यक्ति पर कारगर होती है वह दूसरे पर भी उतनी ही कारगर हो सकती है।
लोगों से अपनी बात मनवाने का सबसे तेज तरीका उन्हें यह दिखाना है कि उस काम से उन्हें क्या लाभ होगा। आत्मरुचि या स्वार्थ सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। महान उद्देश्य से दिमाग प्रभावित हो सकता है, लेकिन रोमांच का पहला प्रभाव खत्म होते ही रुचि कमजोर हो जाएगी, जब तक कि किसी मनचाही चीज के मिलने की संभावना न हो। स्वार्थ ज्यादा ठोस नींव है। जो लोग दूसरों के दिमाग को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं, वे अक्सर कलाकार, बुद्धिजीवी और काव्यात्मक प्रकृति के होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि विचार अलंकारों और तस्वीरों के माध्यम से सबसे आसानी से संप्रेषित होते हैं। इसलिए यह हमेशा अच्छी नीति है कि कम से कम एक कलाकार या बुद्धिजीवी आपकी जेब में रहे, जो लोगों के दिल को झकझोर सके। अंत में संख्या का खेल खेलना सीखें। आपका आधार जितना बड़ा होगा, आपकी शक्ति उतनी ही ज़्यादा होगी। आपको हर स्तर पर ज़्यादा से ज़्यादा सहयोगी बनाने चाहिए। एक समय ऐसा जरूर आएगा जब आपको उनकी ज़रूरत पड़ेगी। तस्वीर, चाबी का छेद। लोग आपको बाहर रखने के लिए दीवार बनाते हैं। कभी भी अंदर घुसने के लिए शक्ति का प्रयोग ना करें। आपको दीवारों के भीतर और दीवारें मिलेंगी। इन दीवारों में दरवाजे होते हैं, दिल और दिमाग के दरवाजे। इन दरवाजों में चाबी के छेद होते हैं। उनकी चाबी खोजकर उससे दरवाजा खोलें। ऐसा करने पर आप उनकी इच्छा तक पहुंच जाएंगे और बलपूर्वक घुसपैठ का कोई बदसूरत निशाना भी नजर नहीं आएगा। विशेषज्ञों की राय। किसी को राजी करने की राह में कठिनाई बस इतनी सी है कि मुझे उसके दिल को पूरी तरह समझना होगा, ताकि मैं उसके अनुरूप शब्दों का प्रयोग कर सकूं। जो भी सिंहासन पर बैठे व्यक्ति का दिल जीतने की कोशिश करना चाहता है, उसे पहले तो सावधानी से सम्राट की प्रेम और नफरत की भावनाओं, उसकी गोपनीय इच्छा और डरों को समझना होगा, तभी वह उसका दिल जीत सकता है। नियम 44। दर्पण देखकर निरस्त्र और क्रोधित करें। विचार, दर्पण सच्चाई और प्रतिबिंब दिखाता है, लेकिन यह धोखे का आदर्श हथियार भी हो सकता है। जब आप अपने शत्रुओं का प्रतिबिंब बन जाते हैं, जब आप उन्हीं की नकल करते हैं, तो वे आपकी रणनीति का अनुमान नहीं लगा सकते। नकल से वे चिढ़ जाते हैं और अपमानित महसूस करते हैं, जिससे वे अति प्रतिक्रिया कर बैठते हैं। उनका प्रतिबिंब सामने रखकर आप उन्हें बरगलाते हैं कि आप में भी उन्हीं जैसे जीवन मूल्य हैं। उनके कार्यों की नकल करके आप उन्हें सबक सिखाते हैं। बहुत कम लोग नकल प्रभाव की शक्ति का प्रतिरोध कर पाते हैं। 16वीं सदी के मियामोटो मुसाशी के ए बुक ऑफ 5 रिंग्स द्वारा, जब आप दुश्मन के साथ गुत्थमगुत्थ हो और आपको यह एहसास हो कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, तो आप किसी उपयुक्त तकनीक का प्रयोग करके जीत सकते हैं। आप अक्सर इस ज्ञान के लाभ से निर्णायक जीत सकते हैं कि दुश्मन को अंदर कैसे सोखा जाता है, जबकि उससे दूर होने पर आप जीतने का मौका गंवा देंगे। दर्पण के प्रभाव। दर्पण में हमें विचलित करने की शक्ति होती है। दर्पण में अपने प्रतिबिंब को निहारते समय हम अक्सर वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं, अपनी ऐसी छवि जिसे हम सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। हमारी यह आदत होती है कि हम ज़्यादा करीब से नहीं देखते हैं और अपनी झुर्रियों तथा दागों को अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अगर हम प्रतिबिंब को ज़्यादा गौर से देखें, तो हम कई बार यह महसूस करते हैं कि हम खुद को उसी तरह देख रहे हैं जिस तरह दूसरे लोग देखते हैं। दर्पण के प्रभाव का इस्तेमाल करके हम प्रतीकात्मक रूप से इस विचलित करने वाली शक्ति को उत्पन्न करते हैं। हम दूसरों के कार्यों का प्रतिबिंब दिखाकर उनकी हरकतों की नकल करके उन्हें विचलित कर सकते हैं या गुस्सा दिला सकते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी खिल्ली उड़ाई जा रही है, नकल की जा रही है, आत्मा के बिना तस्वीर बनाई जा रही है, और इस बात पर वे नाराज हो जाते हैं या उसी काम को थोड़े अलग तरीके से कर दें। इससे वे निरस्त्र हो जाएंगे, क्योंकि आपने उनकी इच्छाओं को आदर्श तरीके से प्रतिबिंबित कर दिया है। इस प्रभाव से बड़ी शक्ति होती है, क्योंकि यह सबसे मूल भाव पर काम करता है। शक्ति के क्षेत्र में दर्पण के 4 मुख्य प्रभाव होते हैं।
एडगर एलन पो द्वारा। जब मैं यह पता लगाना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति कितना समझदार या मूर्ख, कितना अच्छा या बुरा है, या इस समय उसके विचार क्या हैं, तो मैं अपने हाव भाव को यथासंभव उसी की तरह बनाने की कोशिश करता हूँ और फिर यह देखता हूँ कि मेरे मन में किस तरह के विचार आते हैं। शक्ति के क्षेत्र में दर्पण के 4 मुख्य प्रभाव। पहला, निष्प्रभावी करने वाला प्रभाव। अगर आप वही करते हैं जो आपके दुश्मन करते हैं, अगर आप उनके कामों की सर्वश्रेष्ठ नकल करते हैं, तो वे आपके इरादों को नहीं भांप पाते। आपके दर्पण के कारण वे अंधे हो जाते हैं। आपके साथ निपटने की उनकी रणनीति इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने तरीके से उन पर प्रतिक्रिया करें। उनकी नकल करने का खेल खेलकर इसे निष्प्रभावी कर दें। इस रणनीति का एक मजाकिया, यहाँ तक कि गुस्सा दिलाने वाला प्रभाव पड़ता है। हम में से ज्यादातर को बचपन का वह अनुभव याद होगा जब कोई हमारे शब्दों को दोहराकर हमें चिढ़ाता था। इसका नतीजा यह होता था कि कुछ समय बाद ही हम उसके चेहरे पर मुक्का जमाने की बात सोचने लगते थे। वयस्क के रूप में अधिक सूक्ष्म व्यवहार करके आप अपने विरोधियों को इसी तरीके से विचलित कर सकते हैं और दर्पण के द्वारा अपनी रणनीति को बचाकर अदृश्य जाल बिछा सकते हैं या अपने विरोधियों को उस जाल में फंसा सकते हैं जो उन्होंने आपके लिए बिछाया है। दूसरा, नार्सिसस प्रभाव। हम सभी खुद से बहुत प्रेम करते हैं। नार्सिसस प्रभाव इसी शाश्वत गुण का लाभ उठाता है। आप दूसरों की आत्माओं में गहराई से देखते हैं, उनकी सबसे गहन इच्छाएं, उनके जीवन मूल्य, उनकी रुचियां, उनका मनोबल। फिर आप खुद को दर्पण का प्रतिबिंब बनाकर इन्हीं चीजों को उनकी ओर प्रभावित करते हैं। उनकी मनोदशा को परावर्तित करने की आपकी क्षमता से उन पर आपकी शक्ति बढ़ जाती है। इसके अलावा हो सकता है वे थोड़ा प्रेम भी महसूस करने लगे। तीसरा, नैतिक प्रभाव। नैतिक प्रभाव से आप लोगों को उन्हीं की दवा का स्वाद चखाकर सबक सिखाते हैं। आप प्रतिबिंब करते हैं कि उन्होंने आपके साथ क्या किया है और आप ऐसा करते समय उन्हें यह एहसास दिला देते हैं कि आप उनके साथ ठीक वैसा ही कर रहे हैं जैसा उन्होंने आपके साथ किया है। आप उन्हें यह महसूस कराते हैं कि उनका व्यवहार अप्रिय था। यह शिकायत करने या चीखने चिल्लाने से नहीं हो पाता है, जिससे उनका रक्षा कवच ऊपर हो जाता है। जब वे अपने कार्यों के परिणाम दर्पण में प्रतिबिंबित होते देखते हैं, तो उन्हें बहुत गहराई से यह आभास होता है कि वे अपने असामाजिक व्यवहार से दूसरों को कितनी चोट पहुंचाते हैं या सजा देते हैं। चौथा, भ्रांतिजनक प्रभाव। दर्पण बड़े धोखेबाज होते हैं क्योंकि वे यह एहसास दिलाते हैं कि आप असली दुनिया को देख रहे हैं। हालांकि सच तो यह है कि आप एक कांच के टुकड़े को देख रहे हैं, जैसा तब सब जानते हैं कि दर्पण दुनिया के वास्तविक स्वरूप को नहीं दिखा सकता है। आईने में हर चीज उल्टी दिखती है। भ्रांतिजनक प्रभाव किसी वस्तु, जगह या व्यक्ति की हूबहू प्रतिलिपि बनाने से आता है। यह प्रतिलिपि एक तरह की डमी का काम करती है। लोग इसे असली चीज मान लेते हैं क्योंकि यह भौतिक रूप से वास्तविक चीज जैसी दिखती है। यह धोखेबाजों की सबसे प्रिय तकनीक है, जो रणनीति बनाकर असली दुनिया की नकल करके आपको धोखा देते हैं। इसका हर उस क्षेत्र में उपयोग किया जा सकता है जिसमें छल की जरूरत होती है। तस्वीर, पर्सियस की ढाल जो दर्पण की तरह चमकती थी। मेड्यूसा उसे नहीं देख सकती थी, वह तो सिर्फ अपनी बदसूरती को परावर्तित होते देख सकती थी। इस तरह के दर्पण के पीछे आप धोखा दे सकते हैं, चिढ़ा सकते हैं और गुस्सा दिला सकते हैं। एक झटके में आप मेड्यूसा के सिर को धड़ से अलग कर सकते हैं। विशेषज्ञों की राय। सैन्य प्रक्रिया का काम दुश्मन के इरादों को भांपना है। जहां वे पहुंचना चाहते हैं, वहां उनसे पहले पहुंचने के लिए उनके इरादों को चतुराई से भांपें। अनुशासित रहें और शत्रु के अनुकूल ढल जाएं। इसलिए सबसे पहले आपको एक युवती की तरह होना चाहिए ताकि शत्रु अपना दरवाजा खोल दे। फिर आपको खुले खरगोश की तरह होना चाहिए ताकि शत्रु आपको बाहर न रख सके।